दोस्तों नमस्कार। इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 70,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। उसमें से तकरीबन 1,600 शाखाएं बिहार में लगती है। इन शाखाओं में चर्चा होती क्या है और इन शाखाओं के पास इंटरनल रिपोर्ट, जमीन पर वोटर क्या सोच रहा है, इसकी तो रहती ही अगर उस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और बिहार में चुनाव हो रहे हैं और सामान्य तौर पर स्वयंसेवकों को कोई निर्देश नहीं देता है कि बीजेपी चुनाव मैदान में खड़ी है और आप जाइए चुनाव प्रचार में कूद जाइए। यह एक स्वयंभू तरीका होता है जिसमें यह माना जाता है कि स्वयंसेवक आखिरकार अपनी राजनीतिक संस्था बीजेपी के साथ तो खड़ा होगा ही। लेकिन ऐसा क्या है कि इस बार बिहार के चुनाव में आपको स्वयंसेवक उस तरीके से दिखाई नहीं देगा जिस तरीके से इस देश के तमाम राज्यों में या फिर लोकसभा चुनाव में संघ अपने आप को चुनाव में झोंक देता है। बिहार की राजनीतिक जमीन पर बीजेपी कहां पर खड़ी है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि बिहार के भीतर एक आम जन या एक आम वोटर, उसके भीतर जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब दे पाने में बीजेपी या उसका नेता कितना सक्षम है, उससे कहीं ज्यादा है कि उस नेता या बीजेपी को लेकर स्वयंसेवक या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम संगठन जवाब दे पाने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे। और शायद इस वक्त बिहार के भीतर जिन मुद्दों से वहां का आम वोटर प्रभावित है, उनके भीतर जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में शाखा लगाता हुआ स्वयंसेवक या संघ भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। यानी ऑफिशियली या अनऑफिशियली स्वयंसेवक आपको बिहार के चुनाव में बीजेपी के लिए कहीं पर भी कोई मशक्कत करते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन यह सब कहना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे की परिस्थितियों को समझना होगा और इसका असर दिल्ली पर कितना पड़ रहा है या दिल्ली की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई हैं या इसका असर बिहार के चुनाव पर कैसे पड़ जाएगा, इसको समझने से पहले हमें लगता है इस बात को एक क्षण के लिए याद कर लीजिए। जब संघ के 100 बरस मनाए जा रहे थे और विजयादशमी के दिन नागपुर में सर संघ चालक भाषण दे रहे थे, तब अपने भाषण के बीच में उन्होंने एक वक्त कहा जब कोई बड़ी गाड़ी होती है और जब वो मुड़ना चाहती है तो उसे बहुत बड़ा रास्ता चाहिए, एक लंबी चौड़ी सड़क चाहिए और उसको मुड़ने में वक्त लगता है। ये बड़ी गाड़ी क्या मोदी सत्ता और मोदी सरकार है? और मुड़ने का वक्त जिस रास्ते को टटोला जा रहा है कि इस वक्त पहला राजनीतिक प्रयोग बिहार का चुनाव है और यह मुड़ने की परिस्थिति इस वक्त जिन नीतियों के आश्रय मोदी सरकार चल रही है उनको लेकर संघ के भीतर उठते हुए सवाल हैं। और ये सवाल इस दौर में कहीं ज्यादा इसलिए तो बड़े नहीं हो गए क्योंकि दीपावली के मौके पर अक्सर दीपावली मिलन उत्सव जो है स्वयंसेवकों के परिवारों के बीच या संघ से जुड़े लोगों के बीच मिलन समारोह मनाया जाता है। और तमाम मिलन समारोह में अक्सर पुराने स्वयंसेवकों के घर या संघ से जुड़े पुराने लोगों के घर नए स्वयंसेवक जाते जरूर हैं। और इस दौर में सबसे बड़ी चर्चा तो इसी बात को लेकर है, जिस रास्ते गाड़ी मोड़ना है उसमें ऐसा ना लगे कि डिस्टेबलाइज यानी कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं आ गई कि एक झटके में चीजों को बदल दिया जाए और उस बदलने की प्रक्रिया में गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बहुत धीरे धीरे उस गाड़ी को मोड़ना है। और उसके साथ दूसरी बड़ी बात है जो इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उस पर जिस तरीके से राजनीतिक सत्ता पूंजी के आश्रय, कॉरपोरेट के आश्रय, रईसों के आश्रय हावी होती चली जा रही है, उसे आपको बदलना है और रोकना है। अगस्त के महीने में संघ के पुराने स्वयंसेवक या कहें वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी ने आर्थिक मुद्दों को लेकर एक पेपर रखा था जिसमें बकायदा सरसंघचालक की मौजूदगी थी और उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया था। उस
अर्थव्यवस्था को लेकर जो पेपर रखा गया या जो बताया गया वो बहुत साफ तौर पर था। इस देश में आम लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं है। पैसा कैसे कॉरपोरेट में सिमट रहा है या पॉलिटिकल इकोनॉमी में तब्दील हो रहा है। और संयोग ऐसा है कि आज ही भूख को लेकर जो इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स, एक क्षण के लिए याद कर लीजिए, जब आप हंगर इंडेक्स को याद कर रहे हैं, इस वक्त भारत अगर 102 नंबर पर है, जो 2014 में 52 और 55 के बीच में था, तो उस वक्त इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट यानी रिलायंस यानी अंबानी, उनका जो हिस्सेदारी थी वो 18.6 बिलियन डॉलर की 2014 में थी और आज की तारीख में ये बढ़ते बढ़ते 109 बिलियन डॉलर हो चुकी है। अडानीज की नेटवर्थ उस समय 7.1 बिलियन डॉलर की 2014 में थी, जो आज बढ़ते बढ़ते 71.9 बिलियन डॉलर हो चुकी है। यानी अर्थव्यवस्था की असमानता ने पुराने स्वयंसेवकों को परेशान किया। और यह सवाल सितंबर में जब आरएसएस की बैठक राजस्थान के जोधपुर में हुई, तो यह सवाल वहां उठा कि संघ क्या कर रहा है। उस वक्त जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मौजूद अगर दत्तात्रेय हुसबोलों को देखें तो उनसे सवाल किया गया था और दत्तात्रेय की तबीयत बिगड़ गई थी। वो सवाल धीरे धीरे अब इस मिलन समारोह में तमाम बैठकों में उभरकर सामने आने लगा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पहली बार संघ के भीतर यह भी सवाल है इस दौर में, चाहे वो बीजेपी के भीतर जिन नेताओं को प्रमोशन किया जा रहा है यानी प्रमोशन मिल रहा है, आरएसएस के भीतर एक बड़ी तादाद जो प्रमुख स्थानों पर नियुक्त की गई इस दौर में जो बीते 11 वर्षों में हुआ है, ना तो कोई विचारधारा है ना ही संघ का कोई संघर्ष उनके साथ है। यानी सिस्टम से निकलकर वो नेता नहीं आए हैं और वो बीजेपी के भीतर भी वो मुख्यमंत्री बने हों या फिर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो, वह उस संघ के सिस्टम से निकले हुए नहीं है। क्योंकि इस दौर में संगठन को जब राजनीतिक सत्ता ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए संगठन को खत्म करके व्यक्ति पूजा को ही नया संगठन बना दिया या मान लिया, तो उसके बाद एक झटके में परिस्थितियां नाजुक हो गई। और होते होते बात यहां तक इन चर्चाओं में आ रही है, ऐसा नहीं है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से जीत जाते। स्थितियां तो नाजुक उनकी उस वक्त बनारस में भी थी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर उस वक्त पहल ना की होती तो शायद बनारस का रिजल्ट कुछ और होता। और योगी आदित्यनाथ ने क्या पहल इसलिए की थी, यह मिलन समारोह के भीतर के संवाद की स्थिति बतला रहे हैं, जिसमें इस बात का जिक्र खुले तौर पर है, यूपी का विभाजन कर दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। यह सारी मशक्कत दिल्ली से लखनऊ को डगमगाने के लिए उस कालखंड में चल रही थी। फिर किसी तरीके से बनारस की सीट क्या बचा ली गई। यानी मैनेज करने के तौर तरीकों के बीच कुछ अतीत के पन्ने और भी खुले हैं इस दौर में। अतीत के पन्नों में संघ के भीतर यह भी सवाल है कि जब गोवा की बैठक हो रही थी जो 2014 से पहले, जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, उसमें लालकृष्ण आडवाणी क्यों नहीं पहुंचे थे? आडवाणी को पहुंचना चाहिए था। उस वक्त सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी यह विरोध कर रहे थे। लेकिन उस दौर को याद करिएगा तो पारिकर ने आडवाणी को सड़ा अचार तक कह दिया था। यानी एक ऐसी परिस्थिति उस दौर से लेकर अभी तक की स्थिति में अब पहली बार संघ को परेशान कर रही है। क्या वाकई इस दौर में संगठन खत्म हो गया? क्या वाकई उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन अब कोई मायने नहीं रखते हैं? क्योंकि वनवासी कल्याण आश्रम जो है उसके जरिए भी एक सवाल है जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वो चाहे नक्सलिज्म को खत्म करने को लेकर हो, वो एक अच्छी बात है, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति इसके साथ खत्म होगी और वहां पर आदिवासी जिस जमीन पर रहते हैं वो जमीन आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट के हवाले तो कर नहीं दी जाएगी। आज छत्तीसगढ़ है, कल उड़ीसा भी होगा। और यह उसी तर्ज पर है जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस
को हटाया गया उनकी जमीन से और तमाम जमीन पर कंपनियों ने कब्जा कर लिया और अलग अलग स्टेट्स में उनकी भागीदारी कैसे मायने रखने लगी। तो क्या भारत की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां उस दिशा में जा रही है? इसीलिए बिहार के भीतर कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है, इसका जब तार्किक आधार देश के गृह मंत्री अमित शाह यह कहकर देते हैं कि वहां पर जमीन का संकट है, इसीलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ नई चीजें क्रिएट करेंगे। सवाल है कि जब जमीन का संकट है और वहां पर एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े हुए मजदूरों की तादाद और किसानों की तादाद उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है, जिन्हें किसान सम्मान निधि का भी पैसा दिया जाता है, तो उसके साथ डेवलपमेंट का रास्ता एग्रीकल्चर से क्यों नहीं जुड़ा और अब नया रास्ता क्यों टटोला जा रहा है? इन सब के बीच यह भी सवाल है कि इस दौर में 2024 के चुनाव के बाद जो वोट चोरी या फिर वोटों के हेरफेर का सवाल है, उसमें शाखाओं के भीतर चर्चा तो इस बात को लेकर भी हुई कि इस चुनाव में जिन वोटरों के नाम नहीं होंगे और जब वोट डालने वह बूथ पर पहुंचेंगे और पता चलेगा उनका नाम नहीं है क्योंकि नाम पब्लिश अभी तक किया नहीं गया, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक में उठ गया, तो वो सवाल कल को पंचायत, गांव, शहर, जिले स्तर पर उन स्वयंसेवकों से तो करेंगे जो स्वयंसेवक वहां पर लगातार शाखा लगाते हैं, और अगर उनकी भागीदारी खुले तौर पर चुनाव के बीच हो जाएगी तो फिर वो जवाब कैसे देंगे? तो स्वयंसेवकों की मौजूदगी नहीं होगी और यहीं से एक नई परिस्थिति निकलकर सामने उभर कर आ रही है। यह परिस्थिति इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जनता दल यूनाइटेड तक को लगने लगा है स्थितियां तो हर हाल में नाजुक होंगी, और इन नाजुक परिस्थितियों के बीच आने वाले वक्त में क्या 2015 को याद कर लिया जाए? क्योंकि 2015 में महागठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया था। नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे और कांग्रेस थी। और अगर उस दौर को आप आंकड़ों के लिहाज से समझें, हमारी टीम ने बतलाया कि दरअसल वो एक ऐसी स्थिति थी जिसमें खुले तौर पर यह कह सकते हैं कि वाकई महागठबंधन की पूरी रूपरेखा नीतीश कुमार ने जब बनाई तो उसमें आरजेडी को 18.4% वोट मिले, 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 80 सीटें जीत गई थी। जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीटों पर लड़ी थी, जो अभी बीजेपी और जेडीयू लड़ रही है, और जनता दल यूनाइटेड को 101 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी, 71 पर, और 16.8% वोट मिले थे। कांग्रेस 6.7% वोट लेकर आई थी, लेकिन 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 27 सीटें जीती थी, यानी महागठबंधन के हिस्से में 41.9% वोट थे, और जो विधायक थे उनकी संख्या 178 थी। शायद इसीलिए क्या इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के नेता अशोक चौधरी भी उस महागठबंधन को यह सोचकर याद कर रहे हैं कि बनाया तो नीतीश कुमार ने था, मौजूदा वक्त का महागठबंधन डामाडोल है। महागठबंधन तो नीतीश जी बनाए थे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को और आरजेडी को और सबको दिया था उस समय भी, और आरजेडी कभी भी ईमानदार कांग्रेस के प्रति नहीं रही है। सर आज ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। अगर अशोक चौधरी को महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की मौजूदगी मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ खड़े होकर भी अतीत की याद दिला रही है, तो बीजेपी को लेकर स्वयंसेवकों के बीच भी यह सवाल बड़ा है। संघ के भीतर भी यह सवाल है कि 2015 में, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ जब दिल्ली में काबिज हुए, प्रधानमंत्री बने, तो वो मानकर चल रहे थे कि अब बिहार में बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी अपने बूते उस वक्त 157 सीट पर लड़ी थी। आरएसएस पूरे बिहार में उस वक्त घूम रहा था, यानी स्वयंसेवक पूरे बिहार में उस वक्त घूम रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया, और रिजल्ट से पहले क्या कुछ कहा था उस समय अमित शाह ने बतौर अध्यक्ष के तौर पर, उन पन्नों को खोलें उससे पहले रिजल्ट एक ध्यान याद कीजिए। बीजेपी 157 सीट पर लड़ती है,
24.4% वोट मिलते हैं, लेकिन उसे सीट मिलती है सिर्फ 53। उसके साथ उस वक्त रामविलास पासवान की पार्टी थी एलजेपी, 42 सीटों पर लड़ी थी, सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी, 4.8% वोट मिले थे। उस वक्त बीजेपी के साथ आरएलएसपी थी, कुशवाहा जो अब भी है, 23 सीटों पर लड़े थे, 2 सीट जीते थे, 2.6% वोट मिला था। जीतन राम मांझी भी उस वक्त साथ में थे, बीजेपी के 21 सीटों पर लड़े थे, 1 सीट जीत पाए थे और 2.3% वोट मिला था, यानी कुल 34.1% वोट पूरी एनडीए को मिला था, माइनस नीतीश हो जाए तो। यानी स्वयंसेवकों की पूरी कतार इस दौर में बिहार को लेकर इस वापो में है, या संघ के भीतर यह सवाल है, जिन नीतियों को उन्होंने नहीं चाहा, जिन रास्तों को उन्होंने नहीं चाहा, वही चीजें इंप्लीमेंट हो रही है। और अब चुनाव आयोग वाला मसला तो हर जगह पर सामने आ चुका है, यानी खुल चुका है। तो इस रास्ते हम कैसे चलें, किस रूप में चलें? और शायद इसीलिए अगर वाकई 2015 आप याद कर रहे हैं तो 8 नवंबर को रिजल्ट आने थे। आखिरी दिन वोटिंग के बाद 5 नवंबर को अमित शाह सामने आए और उन्होंने कहा कि बहुमत ला रहे हैं, 8 तारीख को मिलेंगे। और जो रिजल्ट आया उसके बाद 8 तारीख भूल जाइए, 10 तारीख चली गई, 15 तारीख चली गई, और संघ के एक सम्मेलन में उस वक्त अमित शाह गए थे बतौर अध्यक्ष बीजेपी, लेकिन किसी से नजर नहीं मिला रही थी। तो क्या एक नई परिस्थिति इस वक्त संघ के सामने भी है? जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि संघ अपने तौर पर अपने अस्तित्व को भी इस राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देख रहा है, और उसे यह लगने लगा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, इनके चुनाव प्रचार से क्या चुनाव जीता जा सकता है, जब वोटर और जनता के भीतर बहुत सवाल हो। और संयोग से तरीके क्या हैं प्रचार प्रसार के, इसका आज एक दूसरा अध्याय जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने यह कहकर खोल दिया कि उनके अपने कैंडिडेट, जो कोई व्यवसायी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षाविद है, कोई समाज सेवी है, उसको डराया जा रहा है। और बकायदा तस्वीरों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया कि बकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के प्रभारी जो कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, ये हमारे उन उम्मीदवारों से मिलकर उन्हें नामांकन न करने की धमकी दे रहे हैं। तस्वीरें जारी की गई, शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी गई, और प्रशांत किशोर ने तस्वीर के साथ इन बातों को कह दिया। देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं, ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जन स्वराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है, उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? तो क्या वाकई डर और खौफ के आश्रय इस देश के गृह मंत्री राजनीतिक तौर पर दखल दे रहे हैं, और जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं उस पर कोई चुनाव आयोग पहल करेगा? दरअसल जिक्र आज आरएसएस और संघ का हो रहा है, तो एक क्षण के लिए एक और स्थिति समझिए। संघ के इस मिलन समारोह के भीतर चर्चाओं के दौर में यह भी चर्चा है कि जब प्रहलाद पटेल ने नर्मदा की यात्रा पर किताब लिखी और उसके विमोचन के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत आए, तो उस किताब के भीतर जो अमुख लिखा जाता है उसमें मुरली मनोहर जोशी ने एक लाइन लिखी थी। नर्मदा को लेकर यह सवाल था, लेकिन प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ देश में हो रहा है उसको लेकर भी था। उन्होंने लिखा था कि जब अति होती है तो अतिवाद का संहार प्रकृति खुद करती है, और इस परिस्थिति को मौजूदा राजनीतिक स्थिति से सरसंघचालक के भाषण में यह राजनीतिक
अतिवाद की पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं उभारा भी गया। तो क्या वाकई इस अति की परिस्थितियों के बीच संघ के सामने हो रहे मिलन समारोह में एक चर्चा कहीं ज्यादा या कहीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि परिवर्तन और जो गाड़ी पूरी मोड़ने का जिक्र है, उसके पीछे एक परिस्थिति और भी है, क्योंकि इस देश ने समग्र आंदोलन देखा है, अयोध्या का आंदोलन भी देखा है, 75 में जेपी का आंदोलन भी बिहार में देखा है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया और मौजूदा वक्त में एक बड़ा अंतर आ गया है और जेनजी को लेकर एक घबराहट 100 बरस पूरा होने पर जो भाषण सरसंघचालक का था उसमें भी था। वो इसलिए था क्योंकि वो जानते हैं कि इस दौर में और संघ के भीतर भी यह सवाल है कि इससे पहले संयुक्त परिवार थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी परिवारों के साथ जुड़ी हुई थी। परिवार का एक शख्स अगर आंदोलन की दिशा में भी चला गया तो भी घर की रोजी रोटी चलती रहती थी और संयुक्त परिवार चीजों को संभालता था। इस दौर में संयुक्त परिवार टूटे, एग्रीकल्चर पर कॉरपोरेट का कब्जा करने की दिशा में सरकार ने नीतियां बनानी शुरू की। जो दिहाड़ी थी यानी जो मजदूर थे, उनकी भी रोजी रोटी कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ जाए और लाभार्थियों की तादाद बढ़ते बढ़ते उनकी अपनी ऊर्जा को लाभार्थी में तब्दील करके ऐसी दिशा में लाकर खड़ा कर दे जहां वो सरकार के खिलाफ या सरकार के मुद्दों के विरोध में खड़े ही ना हो पाए। ये मुश्किल हालात पहली बार संघ के मिलन समारोह में भी होने लगा है। और चर्चा इस बात को लेकर है कि अगर सब कुछ सत्ता के अनुकूल होता चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या? और फिर इस देश के भीतर की ऐसी परिस्थितियों को कौन रोकेगा? इसीलिए क्या उस मुड़ने वाली गाड़ी में अब एक रवानगी और तेजी लाने की जरूरत है? इसीलिए यह फैसला है कि स्वयंसेवक को ना तो ऑफिशियली तौर पर कोई कहेगा कि आपको प्रचार करना है, और जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट स्वयंसेवकों के भीतर की है, जो उनकी अपनी शाखाओं में उभरती है, अगर वह उन्हें चिता रही है तो वह फिर उस लकीर पर चले। क्योंकि तमाम संघ से जुड़े हुए संगठनों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट यह है कि वह जिस ब्लूप्रिंट को लेकर काम करते रहे, पहली बार वो ब्लूप्रिंट ही मायने रखता ही नहीं है, तो उनके अपने अस्तित्व का संकट है। और यह वनवासी कल्याण आश्रम तक नहीं है जिसके भीतर यह सवाल है कि देखिए, लद्दाख में भी तो जमीन चाहते थे क्या? अब छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, ऐसी परिस्थिति वाकई है क्या? और अगर इसके आगे की चीज है तो फिर किसान संघ क्या सोचता है, स्वदेशी जागरण मंच क्या सोचता है, भारतीय मजदूर संघ क्या सोचती है, विश्व हिंदू परिषद भी क्या सोचेगा जब वो जान गया, समझ गया कि दरअसल अयोध्या के भीतर जहां पर मंदिर बनना था उससे कई फरलांग की दूरी पर मंदिर बनाया गया। जो बाल भगवान राम की जो बालपन की मूर्ति वहां लगनी थी वह भी नहीं लगी। ये सारे सवाल हैं जो इस दौर में मिलन समारोह में उठ रहे हैं। लेकिन इसका राजनीतिक प्रयोग तो बिहार में ही नजर आएगा। और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में स्वयंसेवक अगर पांव पीछे खींच रहा है तो क्या यह परिस्थिति 2015 के चुनाव परिणाम की परिस्थिति में बीजेपी को लाकर खड़ा कर देगी और बिहार के भीतर राजनीतिक परिवर्तन या नए समीकरण नई दिशा को तय कर देंगे? लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है, क्या बिहार के चुनाव परिणाम जिस यूटर्न को लेना था ट्रक को, वह यूटर्न बिहार चुनाव परिणामों के साथ बड़ी रवानगी और तेजी के साथ सामने आ जाएगा? यही वो स्थिति है जो दिल्ली की राजनीतिक सत्ता की धड़कनों को बढ़ाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।